Hello students, myself Dr. Ashutosh Dwivedi. I am preparing this video for class 12th students. This is discussion and elaboration of Physics NCERT book part 1 for class 12th. इस वीडियो का मेन पर्पस है कि बच्चे बिटवीन द लाइन्स एनसीईआरटी में क्या है उसे समझ पाएं। कई बार बच्चों को डिफिकल्टी होती है इसमें, और इस लेक्चर को सुनने के पहले बच्चे एक हाथ में एक कॉपी और पेन जरूर रख लें पास में। कुछ चीज़ें मैं लिखने के लिए बोलूँगा, अगर तो आप उसे लिख के समझेंगे तो बेहतर समझ में आएगा, और पूरे धैर्य से सुनेंगे। कई बार बहुत सिंपल चीज़ें होती हैं जिसको बच्चों को लगता है बहुत रिपीटेटिव है या बोरिंग है, मगर वही चीज़ें आगे चल के जब आपको उस कोर्स के बीच में पहुंचते हैं तो बहुत सारी शुरू की चीज़ें और सिंपल चीज़ें जो आप भूल चुके होते हैं, उसकी वजह से आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को समझने में दिक्कत होती है। इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए, ये कंटेंट का पेज है और पहला चैप्टर है, चैप्टर 1 इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स चैप्टर को देखिए 15 सेक्शंस में 1.1 से 1.15 तक इतने सेक्शंस हैं, और कुछ सब सेक्शंस होंगे इसके अंदर। तो 15 सेक्शंस में बांटा गया है। सेक्शंस में हम इसलिए बांटते हैं कि किसी एक टॉपिक को हम बांट के टॉपिक वाइज पढ़ें, और फिर जैसे जैसे हम सब्सिक्वेंट टॉपिक्स की तरफ आगे की तरफ बढ़ेंगे तो पीछे वाले टॉपिक्स को आगे आने वाले टॉपिक से हम रिलेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसीलिए इसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में बांटा जाता है। तो हम पहले सेक्शन से शुरू करेंगे, फिर जब दूसरा सेक्शन में जाएंगे दूसरे में तो पहले से रिलेट करते हुए जाएंगे, तीसरे में जाएंगे तो पहले और दूसरे से रिलेट करते हुए जाएंगे। इस तरह हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो पीछे जो भी हमने पढ़ा है सीखा है उसे हम रिलेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू फर्स्ट चैप्टर। ये पूरा कंटेंट है फर्स्ट पार्ट का, और यहाँ से शुरू होता है चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। हम एनसीईआरटी को बिट बाय बिट लेके चलेंगे, और जहाँ ज़रूरत होगी वहीं पे हम बाहर से कुछ एग्जांपल्स लेके इसको एलेबोरेट करेंगे। अदरवाइज कोशिश होगी कि एनसीईआरटी को बिल्कुल आप अक्षरशः बिट बाय बिट आप समझें, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बिटवीन द लाइंस जो एनसीईआरटी में चीज़ें दी हैं, जो इसका एक्सप्लेनेशन है, काफ़ी हेल्पफुल होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन, फर्स्ट सेक्शन। All of us have the experience of seeing a spark or hearing a crackle when we take off our synthetic clothes or sweater, particularly in dry weather. अब देखिए एनसीईआरटी की ब्यूटी कहाँ पे है, ये ड्राई वेदर यहाँ लिख दिया, पर्टिकुलरली इन ड्राई वेदर। अब इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि क्यों ये लिखा गया है, इसके एलाबोरेशन में काफ़ी टाइम लगेगा। तो इस तरह की चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको मैं बार बार प्रॉम्प्ट करूंगा, और उसके एक्सप्लेनेशंस जो होंगे उसी में क्वेश्चंस बनते हैं। कई जगह मैं कुछ क्वेश्चंस बना के आपको उसी टेक्स्ट से पूछूंगा कि देखिए इस इन लाइंस के बीच एक सवाल छुपा हुआ है। इससे आप बेहतर समझ पाएंगे और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते वक्त आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और आप समझ पाएंगे कि हमें कैसे बुक को पढ़ना है और कैसे इसे समझना है। अब देखिए पहली लाइन ये क्या कहती है, फर्स्ट टू लाइंस कह रहे हैं कि हम सभी लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा स्पार्क। आप कभी अपने वुलन कपड़े को अगर डार्क बंद अंधेरे कमरे में अगर आप उतारते हैं तो स्पार्कलिंग होती है और क्रैकल साउंड आता है, चिट चिट चट 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 चिटचिटाने की आवाज आती है। तो ऐसा क्यों होता है, और ऐसा जनरली ड्राई वेदर में होता है। ड्राई वेदर का मतलब है जब वेदर में वाटर ड्रॉपलेट्स ना हो, ड्राई एयर हो, तब ऐसा ज्यादा होता है। सो दिस इज ऑलमोस्ट इनएविटेबल। अभी हम इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं ड्राई वेदर, क्योंकि ये चीजें आगे आप डिस्कशन में आएगा, और उस वक्त हम इस टॉपिक को आने वाले टॉपिक्स में जब ये चीजें एक्सप्लेन होंगी तो ये पीछे वाले टॉपिक्स को मैं उससे कनेक्ट करूंगा। दिस इज ऑलवेज इनएविटेबल दैट विथ लेडीज गारमेंट्स लाइक अ पॉलिस्टर साड़ी। कह रहे हैं कि पॉलिस्टर साड़ी के साथ तो ये होना ही होना है। इनएविटेबल मतलब ऐसा होना ही है, इसको होने से आप रोक नहीं सकते। तो ये होता है। Have you ever tried to find any explanation for this phenomena? आपने कभी इस फेनोमेना के एक्सप्लेनेशन को जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों होता है, कारण क्या है इसका?
Another common example of electric discharge is the lightning that we see in the sky during thunderstorms. अब एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, अक्सर आप देखते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। देखिए यहाँ टर्म डिस्चार्ज है, चार्ज चैप्टर की हेडिंग है और डिस्चार्ज देखिए पहले बताया जा रहा है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की एक और एग्जांपल है जब बिजली कड़कती है आसमान में, तो बारिश के वक्त, तो वो भी एक वही फेनोमेना है जो ये ऊपर आप कपड़े वाले एग्जांपल में देख रहे हैं। कपड़े उतारते हो जैसे आपको बिजली की चिटचिटाहट सुनाई देती है, बस ये यहाँ स्मॉल स्केल पे होता है, और जब बादलों से बिजली चमकती है, गरजती है, तो वो बहुत लार्ज स्केल पे वही फेनोमेना होता है। We also experience a sensation of an electric shock either while opening the door of a car or holding the iron bar of a bus after sliding from our seats. अगर आप कार से उतरते हैं, सीट पे आप बैठ के सफ़र करके आए कार में या बस में, तो सीट पे आप काफ़ी देर तक बैठते हैं और सीट से आपकी बॉडी का फ्रिक्शन होता है, रबिंग होती है। उसके बाद आप अगर उतर के कार का डोर छुएं या अपने गेट का दरवाज़ा खोलने के लिए छुएं या बस से उतरते वक्त बस का दरवाज़ा छुएं, तो आपको एक झटका सा लगता है बिजली का। कुछ लोगों ने ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा। The reason for these experiences is discharge of electric charges through our body, which were accumulated due to rubbing of insulating surfaces. अब देखिए यहाँ insulating surface underline करिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इंसुलेटिंग सर्फेसेस जब आपस के साथ जब हमारी बॉडी रब करती है, तो कुछ चार्जेस हमारी बॉडी पे इकट्ठा हो जाते हैं। अब सीट, जैसे आप सीट पे बैठते हैं, लेदर की सीट होती है या प्लास्टिक की होती है, वो इंसुलेटेड होता है। इंसुलेटेड आप जानते हैं, वह चीजें जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है। तो इंसुलेटेड सर्फेसेस से जब बॉडी रब करते हैं हम, तो फ्रिक्शन से हमारी बॉडी पे चार्ज इकट्ठा हो जाता है, एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज होता है। और फिर जब हम किसी दूसरी ऐसी बॉडी को छूते हैं जो कंडक्टिंग बॉडी हो, तो हमारे बॉडी पे जो चार्ज इकट्ठा है वो कंडक्टिंग बॉडी में फ्लो कर जाता है। जब फ्लो करता है तो हमें वो शॉक फील होता है। You might have also heard that this is due to generation of static electricity. आपने शायद सुना होगा कि ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के जनरेट होने की वजह से होता है। This is precisely the topic we are going to discuss in this and the next chapter. इसी टॉपिक को हम, इसी से रिलेटेड टॉपिक को एग्जैक्टली हम इस चैप्टर में और आने वाले चैप्टर में, अगले चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टैटिक मीन्स एनीथिंग दैट डज नॉट मूव और चेंज विथ टाइम। ये आप जानते हैं, स्टैटिक का मतलब होता है जो चीज रुकी हुई हो, जो समय के साथ चेंज ना हो रही हो। और इसका ठीक उल्टा जो अपोजिट वर्ड है वो है डायनेमिक, जो समय के साथ बदल रही हो। Electrostatics deals with the study of forces, fields and potentials arising from the static charges. अब देखिए static charges यहाँ important है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? स्टैटिक चार्जेस, यानी वह चार्जेस जो रेस्ट पे हैं, रुके हुए हैं, स्टेशनरी चार्जेस हैं। उन चार्जेस की वजह से क्या फोर्सेस होते हैं, क्या फील्ड्स होते हैं और क्या पोटेंशियल्स डेवलप करते हैं अपने सराउंडिंग में ये चार्जेस, इसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट सेक्शन 1.2 है इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज पे डिस्कस करेंगे। देखिए क्या लिखा गया है यहाँ। हिस्टोरिकली द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ द फैक्ट दैट एम्बर rubbed with wool or silk cloth attracts light objects goes to Thales of Miletus, Greece, around 600 BC। अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो इतिहास में ये लिखा हुआ है कि जो ग्रीस के मिलिटस में थैल्स एक साइंटिस्ट थे 600 बीसी के आसपास, इन्होंने सबसे पहले चार्ज को डिस्कवर किया। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में मैंने अपने वीडियो में भी बताया, जिसपे मैंने बोर्ड पे इस टॉपिक को डिस्कस करके पढ़ाया है बच्चों को। तो उन्होंने सिल्क क्लॉथ को फर पे रब किया, सिल्क क्लॉथ पे ग्लास रॉड को रब किया था, एबोनाइट रॉड को फर पे रब किया था, और उन्हें एक अट्रैक्शन और रिपल्सन का फोर्स ऑब्जर्व किया था। ये पूरा डिस्कस किया है मैंने अपने वीडियो में, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं अगली लाइन पे। द नेम इलेक्ट्रिसिटी इज क्वाइंड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड
इलेक्ट्रॉन मीनिंग एम्बर। इलेक्ट्रिसिटी शब्द जो सबसे पहले आया ग्रीक वर्ड में वो इलेक्ट्रॉन से आया। इलेक्ट्रॉन का मतलब एम्बर होता है। Many such pairs of materials were known which on rubbing could attract light objects like straw, pithball and bits of papers। यानी बहुत सारी चीजें हैं जिनको रगड़ने पे आप देख सकते हैं कि वो चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। जैसे छोटे से स्ट्रॉ के टुकड़े, स्ट्रॉ मीन्स जो सीरियल्स के जो पैडी होता है उसका छोटा टुकड़ा या कोई तिनका आप कह सकते हैं। पिथ बॉल्स होते हैं और बिट्स ऑफ पेपर, छोटे छोटे पेपर के टुकड़े अगर आप देखेंगे तो उसको रगड़ के आप स्केल को या कोई भी प्लास्टिक की चीज को या कॉम को आप पेपर के पास ले जाते हैं तो वो अट्रैक्ट करता है। ये यही एग्जांपल दिया जा रहा है। इन सभी अट्रैक्शंस के पीछे चार्ज रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी हम चर्चा इस हेडिंग में कर रहे हैं, इस सेक्शन में कर रहे हैं। You can perform the following activity at home to experience such an effect। एक एक्टिविटी आप घर पे परफॉर्म करके इन इफेक्ट्स को देख सकते हैं। Cut out long thin stripes of white paper and lightly iron them। आप एक छोटे से पेपर के टुकड़े को, व्हाइट पेपर को लीजिए और उसको आयरन हम कर रहे हैं ड्राई करने के लिए। देखिए पीछे आपको याद होगा पहले पैराग्राफ में था ड्राई, तो ड्राई करना है, वाटर ड्रॉपलेट्स उसमें ना हो, मॉइस्चर ना हो उसमें, तो उसको लाइटली आप आयरन कर दीजिए। टेक देम नियर अ टीवी स्क्रीन और कंप्यूटर मॉनिटर, और उसे किसी टीवी स्क्रीन या कंप्यूटर के मॉनिटर के पास ले जाइए। You will see that the stripes get attracted to the screen। और आप देखेंगे कि वो पेपर जो है वो स्क्रीन की तरफ अट्रैक्ट होगा, उसकी तरफ वो स्क्रीन अपनी तरफ खींचेगा उसको। In fact they remain stuck to the screen for a while। और वो चिपक जाएगा कुछ देर के लिए स्क्रीन से, ये भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। It was observed that if two glass rods rubbed with wool or silk cloth are brought close to each other, they repel each other। अब देखिए यहाँ बगल में एडजॉइनिंग फिगर है, इसी बात को बता रहे हैं। फिगर को पहले ध्यान से हम देख लें यहाँ। तो क्या कह रहा है, एक सिल्क थ्रेड है जिसको कहीं से लटका दिया गया है, ये छोटा सर्कल जो दिख रहा है आपको, ये यहाँ से उसको सस्पेंड किया गया है। और एक ये इंसुलेटेड हैंगर टाइप का बनाया गया है, सेमी सिलेंड्रिकल, और इसके ऊपर ये रॉड है, ग्लास रॉड है, और ये भी एक ग्लास रॉड है। और दोनों रॉड्स पे आप देखिए पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, इनको रब किया गया है सिल्क क्लॉथ पे। इसी तरह एक सिल्क थ्रेड से प्लास्टिक रॉड, इसको एबोनाइट रॉड भी बोलते हैं, दो प्लास्टिक रॉड्स हैं जिसको कैट्स फर पे रब किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिपल्सन दिख रहा है, ये एरो यही बता रहा है। अब आप बुक में देखिए ये एरो बता रहा है कि एक ग्लास रॉड जिसको सिल्क क्लॉथ पे रब किया गया है, उसे जब दूसरे ग्लास रॉड के पास लाते हैं जिसे सिल्क पे रब किया गया है, तो यह ग्लास रॉड इसे रिपेल कर रहा है। एरो बता रहा है क्या, रिपेल करेगा, दूर ढकेलेगा इसको। इसी तरह से आप देख सकते हैं दो प्लास्टिक रॉड्स हैं और दोनों को कैट्स फर पे रब किया गया है, और ये वाला प्लास्टिक रॉड सस्पेंडेड रॉड को रिपेल कर रहा है यहाँ भी। मगर जो तीसरा ऑब्जर्वेशन है यहाँ आप देखिए, यहाँ पे ग्लास रॉड को जब प्लास्टिक रॉड को जब ग्लास रॉड के पास लाते हैं तो एरो से देखिए अट्रैक्ट कर रहा है, ग्लास रॉड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ दो तरह के फोर्सेस ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। और आप देख सकते हैं सिमिलर तरह की चीजें एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। ग्लास रॉड रिपेल कर रहा है, प्लास्टिक रॉड रिपेल कर रहा है, मगर प्लास्टिक और ग्लास रॉड जो अनलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। यही चीज यहाँ पे ABC फिगर में जो बताई गई है, यही बात DE और F में भी बताई गई है, जिसको एक सिंपल चार्ज को लटका के बताया गया है, सस्पेंड किया गया है कॉमन पॉइंट से। देखिए लाइक नेगेटिव चार्जेस रिपेल कर रहे हैं डी में, ई फिगर में लाइक पॉजिटिव चार्जेस रिपेल कर रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं, और एफ में जो दूर दूर थे वो भी अट्रैक्ट होके पास आ रहे हैं। जब भी किसी फिगर को पढ़िए तो उसके नीचे के फुट नोट पे जरूर ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है रॉड्स एंड पिथ बॉल्स कोलन लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसी बात को यहाँ डिपिक्ट किया गया है फिगर में। तो इस डिपिक्शन को समझने के लिए फिगर में फुट नोट को जरूर पढ़ें। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ इस पैराग्राफ में इसी बात को एक्सप्लेन किया गया है, इसलिए इसे हम लोग जल्दी से पढ़ लेंगे। इट वॉज ऑब्जर्व दैट इफ टू ग्लास रॉड्स रब्ड विथ वुल और सिल्क क्लॉथ आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर
they repel each other. फिगर 1.1a ऊपर आप देख सकते हैं, ए फिगर में यही बात दिखाई गई है यहाँ. The two strands of wool or two pieces of silk cloth with which the rods were rubbed also repel each other. However, the glass rod and wool attract each other. Similarly, देखिए ये threads के साथ भी है क्योंकि threads के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है चार्जिंग की. Similarly, two plastic rods rubbed with cat's fur repelled each other. ये बी फिगर में आपको दिखाया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं. But attracted the fur. अब देखिए यहाँ पे ये खास बात देखिए कि जो दोनों प्लास्टिक रॉड्स हैं जो कैट्स फर पे रब किए गए हैं, ये प्लास्टिक रॉड्स तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, मगर जिस कैट्स फर पे इन प्लास्टिक रॉड्स को रब किया गया है, उस कैट्स फर के पास यदि रब करने के बाद हम ले जाएं प्लास्टिक रॉड को, आप समझिए ऐसे कि एक प्लास्टिक रॉड को आपने कैट्स फर पे रब किया, फिर हटा लिया रब करके, फिर आप जब उसी प्लास्टिक रॉड को उसी फर के पास ले जाएंगे जिस पे आपने रब किया था, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. यही बात यहाँ लिखी गई है, आप फिर से देखिए. सिमिलरली टू प्लास्टिक रॉड्स रब्ड विद कैट्स फर रिपेल्ड ईच अदर बट अट्रैक्टेड द फर. मगर वो फर को अट्रैक्ट कर रहा था जिस पे उसे रब किया गया. ऐसा हो रहा है तो आप समझ सकते हैं इससे कि निश्चित रूप से फर पे और प्लास्टिक रॉड पे अपोजिट चार्जेस होंगे, तभी वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है. तो ऐसा क्यों हो रहा है ये हम लोग आगे डिस्कशन में समझेंगे, क्योंकि जब आप रबिंग करते हैं तो प्लास्टिक रॉड पे से कुछ चार्जेस फर पे चले जाते हैं, तो फर अपोजिटली चार्ज हो जाता है. यानी कि आप समझिए अगर प्लास्टिक रॉड से 10 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्जेस अगर फर पे चले गए, तो फर क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया, और प्लास्टिक रॉड क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया. अगर कैट्स फर में से 10 इलेक्ट्रॉन प्लास्टिक रॉड पे आ गए तो क्या होगा, प्लास्टिक रॉड नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और फर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. यही बात यहाँ बिटवीन द लाइंस है. On the other hand, the plastic rod attracts the glass rod, ये फिगर 1.1c में है, and repels the silk and wool with which the glass rod is rubbed. The glass rod repels the fur. इस पूरे डिस्कशन से यही पता चलता है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट लाइक चार्जेस बियर कर रहे हैं और कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स अनलाइक चार्जेस बियर कर रहे हैं, और रबिंग में क्या हो रहा है. If a plastic rod rubbed with fur is made to touch two small pith balls, nowadays we can use polystyrene balls, suspended by silk or nylon thread, then the balls repel each other and are also repelled by the rod. A similar effect is found if the pith balls are touched with a glass rod rubbed with silk. And a dramatic observation is that a pith ball touched with glass rod attracts another pith ball touched with plastic rod. अब देखिए ये जो पूरा पैराग्राफ है और पिछला पैराग्राफ है, दोनों में फर्क क्या है. पहले वाले पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्जिंग बाय रबिंग हो रहा था, ग्लास रॉड को सिल्क पे रब कर रहे थे और प्लास्टिक रॉड को फर पे रब कर रहे थे, और इस रबिंग से क्या हो रहा था, चार्ज ट्रांसफर हो रहा था दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच, जिन दो ऑब्जेक्ट्स को रब किया जा रहा है, और दोनों ही ऑब्जेक्ट्स चार्ज हो जा रहे थे और अपोजिटली चार्ज हो जा रहे थे. अब इस पैराग्राफ में पूरी बात क्या बताई गई है कि प्लास्टिक रॉड को टच कराया जा रहा है स्मॉल पिथ बॉल से. टच कराने, सिर्फ रबिंग की बात नहीं हो रही, सिर्फ टच कराया जा रहा है. तो जैसे ही आप प्लास्टिक रॉड को बॉल से टच कराएंगे, तो टच कराने के पहले बॉल के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन प्लास्टिक रॉड पे चार्ज था. जैसे ही टच कराए तो कुछ चार्जेस प्लास्टिक रॉड से फ्लो करके बॉल पे चले जाएंगे. तो जाहिर सी बात है कि जैसा चार्ज प्लास्टिक रॉड पे होगा वही चार्ज फ्लो करके जाएगा, क्योंकि एक्सेस चार्ज है प्लास्टिक रॉड के पास, क्योंकि रबिंग की वजह से इसके पास एक्सेस चार्ज आ चुका है, नेगेटिवली चार्ज. उसी तरह से आप जब ग्लास रॉड को टच कराएंगे बॉल से, तो ग्लास रॉड का चार्ज बॉल पे चला जाएगा, तो और सेम चार्ज जाएगा. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि चार्जिंग कैसे हो रही है अब आप देख सकते हैं, और उसी चार्जिंग को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है.
पॉइंट चार्ज के माध्यम से, और इसको सस्पेंड करके दिखाया गया है कैसे वो लाइक चार्जेस रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे हैं। आगे देखते हैं। These seemingly simple facts were established from years of efforts and careful experiments and their analysis. ये जितनी भी बातें हैं वो कई सालों के बहुत सिंसियर एक्सपेरिमेंट से और ऑब्जर्वेशन से निकल के आई हैं। It was concluded after many careful studies by different scientists that there were only two kinds of an entity which is called the electric charge। और बाद में साइंटिस्ट ने कहा कि यहाँ दो तरह की एंटिटीज होती हैं जिनको हम इलेक्ट्रिक चार्जेस कहते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होती हैं। वी से दैट द बॉडीज लाइक ग्लास और प्लास्टिक रॉड्स, सिल्क, फर एंड पिथ बॉल्स आर इलेक्ट्रीफाइड। हम क्या कहते हैं कि ये बॉडीज इलेक्ट्रीफाइड हो गई। दे एक्वायर एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन रबिंग। रब करने से ये इलेक्ट्रिक चार्ज एक्वायर कर लेते हैं। The experiments on pith balls suggested that there are two kinds of electrification, and we find that number one, like charges repel, and number two, unlike charges attract each other. The experiments also demonstrated that the charges are transferred from the rods to the pith balls on contact. जो बात मैंने अभी आपको बताई थी। It is said that the pith balls are electrified or are charged by contact. तो charging by rubbing and charging by contact दो बात आपको बताई गई। The property which differentiates the two kinds of charges is called the polarity of charges। दो तरह के चार्जेस में कैसे भेद करते हैं, हम अंतर करते हैं उनकी पोलैरिटी से, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, यहाँ पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग आगे पढ़ेंगे, और तब तक के लिए बाय, थैंक यू।